हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मैथ और साइंस का एग्जामिनेशन आपका खत्म हो चुका है। कमेंट करके बताइए कि आपका कितना अच्छा एग्जामिनेशन मैथ और साइंस का गया है। वैसे हम आज के इस क्लास में एसएसटी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएगी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि इतिहास, नागरिक, भूगोल, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन सभी सेक्शन से हैं। लगभग यहाँ पर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोग इस 1 से 1.5 घंटे की क्लास को पूरे शिद्दत के साथ देख लेना। बस पूरी शिद्दत के साथ 1 से 2 बार, अगर आपके पास टाइम है तो 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा। देखकर ही एग्जाम में जाइएगा। यहां से जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर बना लेना और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। लाइव सेशन से सभी को जोड़िए, जितने स्टूडेंट रहेंगे बहुत मजा आने वाला है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग एक और काम कीजिएगा। एक और काम ये कीजिएगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जिसका आंसर आपको पता होगा, आप बिना आंसर की देखे हुए आप लोग क्या करोगे तो उसको कॉमेंट में लिखोगे। ठीक है, इससे क्या होगा तो आपके जो याद करने की जो क्षमता है ये इसमें वृद्धि होगी, आपको वो चीजें याद रहेगा। चलिए क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ध्यान रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है तो आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक क्रांति क्या है। तो ध्यान रखिएगा, नवंबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है यह 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहां थी। ठीक है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो थी यह राजगृह में थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी देखिए याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप गौर से सिर्फ देखिए, रिवीजन के तौर पर देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको याद रह पाएगा ऑप्शन, और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा भाई आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहां बसना शुरू हुआ था। तो इंग्लैंड में। कहां पर आधुनिक शहर सबसे पहले इंग्लैंड में बसना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, स्टार लगाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, दक्षेस की स्थापना 1975 ईस्वी में होती है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ध्यान रखिएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है यह 1944 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्र की संपादन की गई थी। आगे बढ़िए भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। शेयर करते जाइए आप लोग, सभी फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। क्वेश्चन कहता है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो वह था हिंदुस्तान रिव्यू। क्या था, हिंदुस्तान रिव्यू, जिसके द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदली गई थी। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला। तो बिहार को 1912 ईस्वी में पृथक राज्य का दर्जा मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो पाटलिपुत्र जो है यह अजात शत्रु के द्वारा, किसके द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। तो लंदन में अनिवार्य शिक्षा जो है यह 1850 ईस्वी में लागू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया है। तो याद रखिएगा यह जो है यह मध्यम वर्ग है। कौन सा वर्ग है, मध्यम वर्ग जो है यह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का बाजार होता था। तो ध्यान रखिएगा यह रेशम मार्ग से। किस मार्ग से, रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच में बाजार होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो याद रखिएगा भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ का। किसका, यूरोपीय संघ का द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में क्या कहते हैं उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी। तो याद रखिएगा विश्व में सर्वप्रथम चीन में मुद्रण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। तो महानगर में होता है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी भाई एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए जरूर आप इस सब को ध्यान रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है। तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो बाइबिल की। किसकी, याद रखिएगा गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबिल की छपाई सबसे पहले की गई थी।
इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो याद रखिएगा कैकस्टन। कौन था? एक कैकस्टन के द्वारा इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाया गया था। भाई अगला क्वेश्चन देखो, किसने कहा मुद्रण क्या कहते हैं, मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो याद रखिएगा यह मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया था कि मुद्रण जो है यह ईश्वर की दी गई सबसे महान देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। चलिए अगला देखो, क्वेश्चंस कहता है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो मेरे भाई रूसो जो है यह रूस का दार्शनिक था। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चंस क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, चलिए अगला देखो, क्वेश्चन है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है यह 1910 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है, याद रहेगा, गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। आगे देखो क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो ध्यान रखिएगा शहरीकरण को। किसको? शहरीकरण को प्रभावित किया है। अगला है बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, किसको कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग। तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग को हम लोग बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। अगला देखो क्वेश्चन है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में शुरू आरंभ हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है? क्वेश्चन से पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? तो पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग को भी शोषित करते हैं, मध्यम वर्ग को भी, कृषक वर्ग को भी, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो गार्डन सिटी की योजना जो है यह किसके द्वारा? तो एबेजेनर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन से पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो कोई गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कहता है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है यह उदयन के, किसके? उदयन के शासन काल में मगध की राजधानी थी। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। फिर क्वेश्चन कहता है कि जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन जो है यह नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालबेरीन एक संस्था थी, तो जालबेरीन व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। फिर देखो अगला क्वेश्चन कहता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा? तो बिस्मार्क के द्वारा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ध्यान रखिएगा यूरोप वासियों के लिए यह जो था यूनान, ठीक है, यूनान का जो क्या कहते हैं साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो याद रखिएगा 1829 की एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। फिर देखो अगला क्वेश्चन है रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। चलिए अगला है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। या फिर आपसे यहां पर पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पहला साम्यवादी देश कौन सा है? तो क्या करोगे? तो रूस कहोगे। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। फिर देखिए क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहां पर हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था यह लखनऊ में हुआ था। कहां पर हुआ था? लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर देखो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पर किया? तो चंपारण में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वाष्प इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया। फिर देखो अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो है यह सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहली बार। चलिए अगला देखो, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है यह 1949 में पारित हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होना था? तो रेशम मार्ग जो है यह चीन से आरंभ होना था। कहां से? चीन से आरंभ होना था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मेरा अगला क्वेश्चन कहता है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो आधुनिक काल में जो है विश्व बाजार का जो विस्तार है यह किस काल से? तो 18वीं शताब्दी से जो है इसका आरंभ हुआ।
आगे देखो क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया? तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखो, आर्थिक मंदी या फिर आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ध्यान रखिएगा, फांसीवादी या फिर नाजीवादी शासन। ठीक है, चलिए अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। अगला देखो, लखनऊ समझौता किस वर्ष होता है? तो लखनऊ समझौता जो है यह 1916 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता होता है। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन से, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है यह सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद के अवधारणा का प्रतिपादन जो है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहां मिला? ठीक है, कौम के अधिकार को संवैधानिक आधार का रूप सबसे पहले मिला था, यह कहां पर? तो सोवियत संघ में। कहां पर? सोवियत संघ में। आगे देखो क्वेश्चन कहता है, वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है। वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना जो की गई थी यह कब किया गया था? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूजियस कौन था? तो कन्फ्यूजियस जो है यह कौन था भाई? एक चीनी विचारक था। क्या था? एक चीनी विचारक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे भाई? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारतीयों के द्वारा जो प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापा खाना किसने लगाया? ठीक है, तो भारत में पहला छापा खाना जो है यह पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग शेयर कीजिए फटाफट से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए भाई, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, भारत में जो है यह 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है और यह किसके समर्थन में? तुर्की के समर्थन में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं भाई? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत में आते हैं। फिर देखिए क्वेश्चंस कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो बुर्बो वंश की। किसकी? बुर्बो वंश की स्थापना की गई। आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है यह कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन से, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। अगला देखो क्वेश्चन है, अमृत बाजार पालिका का प्रकाशन किसके आरंभ किया था? तो यह किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो याद रखिएगा, मोतीलाल घोष के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पालिका का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट देखो, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जो थे यह कौन थे? तो एक धर्म सुधारक थे। कौन थे भाई? धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल के संपादक कौन थे? अल हिलाल के संपादक जो थे यह थे अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं, पहला विश्व बाजार जो था यह कौन था? अलेक्जेंड्रिया जो था इसके रूप में सबसे पहले उभर कर सामने आया। आगे देखो क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो याद रखिएगा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या कहते हैं, सबसे बड़ी क्रांति जो थी यह वाणिज्यिक क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी? वाणिज्यिक क्रांति। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉन्टस्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्टिलोवस्की की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो ब्रेस्टिलोवस्की की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच में। फिर देखिए भाई अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। कौन आते हैं? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। चलिए आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? तो भाई हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहलाते थे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन कहता है, नरोत्तम सिंघानुक कहां के शासक थे? तो नरोत्तम सिंघानुक जो थे यह वियतनाम के शासक थे। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए स्टार क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा फान बोई चाओ के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? फान बोई चाओ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाने गए? तो हनोई समझौता के नाम से। किस नाम से जाना गया? हनोई समझौता के नाम से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल के द्वारा। किसके द्वारा? रसेल के द्वारा यह कारनामा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन जो था यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की जाती है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 में दांडी यात्रा से शुरुआत की जाती है। चलिए अगला देखो, क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित होता है? तो याद रखिएगा 1920 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला देखो, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली किसान आंदोलन। किस आंदोलन के? बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? भाई स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था ये कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। अगला देखो, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिलों की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो बंबई में सर्वप्रथम जो है 1851 ईस्वी में सूती मिल की स्थापना हुई थी। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है 1970 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? ठीक है, तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल जो है यह कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कहां पर? कलकत्ता में स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, तो भारत में कोयला उद्योग जो है यह 1814 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे देखो, क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में जो है 1918 ईस्वी में सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है यह 1881 ईस्वी में पारित हुआ। अगला देखिए, क्वेश्चन कहता है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव है। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। फिर देखो कहता है भारत में अकाल कब पड़े थे? ठीक है, तो भारत में 1850 से लेकर 1920 तक अकाल पड़े थे। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भारत के केनाल कॉलोनी किस राज्य में बनाई गई? ठीक है, भारत के केनाल कॉलोनी किस राज्य में बनाई गई? तो ध्यान रखिएगा भाई, पंजाब में बनाई गई थी। ठीक है, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कॉमर्स ऑफ पुस्तक जो है यह कार्डलिफ के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, आर्थिक मंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हुई, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो कहता है स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में 1951 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था। आगे देखना, क्वेश्चन कहता है स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक ओबन थे। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो सीडान का युद्ध जो है यह प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन कहता है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो मेरे भाई हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन है यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अब यहां से ज्योग्राफी स्टार्ट होता है। ठीक है, हिस्ट्री के कुल मिलाकर इतने सारे क्वेश्चन थे। अब ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में आपको याद रखना है सबसे पहले कि सिगरेट का कारखाना कहां है? तो सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। कहां पर है? सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है रेल वर्कशॉप जो है यह कहां पर स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जो है यह जमालपुर में स्थित है। कहां मेरे भाई? जमालपुर में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि खाद कारखाना कहां स्थित है? तो खाद कारखाना जो है यह बरौनी में स्थित है। कहां पर? बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो कालीन जो तैयार होता है यह ओबरा में होता है। कहां पर? ओबरा में कालीन तैयार होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कहता है अशोक पेपर मिल
किस जिला में स्थित है? ठीक है, तो अशोक पेपर मिल जो है यह समस्तीपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अशोक पेपर मिल समस्तीपुर में। आगे देखो, बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो बिहार की सबसे पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। कौन थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, तो मेरे भाई अगला क्वेश्चंस कहता है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का जो नाम है यह जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन है। क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन किसका नाम है? पटना हवाई अड्डे का। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चंस कहता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है यह कितना है? तो 2 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस देखिए, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखो, कहता है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? ठीक है, मंदार हिल जो है यह कहां पर स्थित है? तो बांका में स्थित है। कहां पर? बांका में स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चंस कहता है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? टाटा नगर था। कौन था मेरे भाई? टाटा नगर था। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। कौन सा है? पटना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चंस कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है यह किसको नहीं जोड़ती है? तो गुवाहाटी को नहीं जोड़ती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को 16 जोनों में यानी कि 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को पूर्व में पालम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना को कितने भागों में बांटा गया भाई? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला देखो, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किस उद्योग में? सीमेंट उद्योग में। अगला देखो, कहलगांव तापीय विद्युत संयंत्र किस जिला में अवस्थित है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, कहलगांव तापीय विद्युत संयंत्र भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है यह मुजफ्फरपुर में स्थापित है। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार के किस शहर में कांच का उद्योग स्थापित है? ठीक है, कांच उद्योग जो है यह कहां पर स्थापित है मेरे भाई? हाजीपुर में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पोत संस्थान जो है यह पटना के महेंद्रू घाट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में ग्रामीण आबादी की कितनी प्रतिशतता है? तो याद रखिएगा, बिहार में ग्रामीण आबादी की जो है यह प्रतिशत मात्रा कितनी है? 89.5%। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे आबादी वाला जिला जो है यह कौन सा है? तो पटना है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन कहता है सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था यह मध्य युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? मध्य युग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो भारत में उत्तर प्रदेश में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कहता है कि बिहार इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? ठीक है, तो इनमें से गन्ना उत्पादक जिला जो है यह रोहतास नहीं है। कौन नहीं है? रोहतास नहीं है। फिर देखना अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के जूट उत्पादन में, ठीक है, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है या गिरावट आ रही है या फिर स्थिरता है या फिर परिवर्तनशील स्थिति है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, गिरावट आ रही है। आगे देखिए, तंबाकू का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, तंबाकू का मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है यह गंगा का दियारा है। क्या है? गंगा का दियारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो कोसी नदी घाटी परियोजना जो है मेरे भाई यह 1955 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? ठीक है, गंडक परियोजना जो है यह वाल्मीकि नगर में, कहां पर? वाल्मीकि नगर में स्थापित की गई, निर्मित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में नगरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो बिहार में नगरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला जो है यह कौन सा है? तो रोहतास है। ठीक है, कौन सा है? रोहतास है। चलिए अगला देखो, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो ध्यान रखिएगा 6374 वर्ग किलोमीटर पर वन का विस्तार है। आगे देखिए क्या है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो मेरे भाई कुशेश्वर स्थान जो है यह दरभंगा जिला में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कांवर झील कहां स्थित है? ठीक है, कांवर झील जो है यह बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। कहाँ पर है मेरे भाई? हाजीपुर में। अगला देखिए कहता है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई 6283 किलोमीटर है। कितना है? 6283 किलोमीटर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन से मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। कौन सा है? एंड्रीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर पर। चलिए अगला देखो, क्वेश्चन कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो खनिज तेल का जो विशाल भंडार है यह असम में स्थित है। कहां पर? असम में स्थित है। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो बिहार में जो खनिज तेल मिलने की संभावनाएं वह गंगा के द्रोणी क्षेत्र में है। कहां पर? गंगा के द्रोणी क्षेत्र में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला क्वेश्चंस कहता है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहां है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र जो है यह हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित उद्योग है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है। आगे देखो, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो याद रखिएगा, खिलौना उद्योग जो है यह छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कहता है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3.88 लाख किलोमीटर सड़कों की लंबाई थी। नेक्स्ट देखो मेरे भाई क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज त्रिभुज मार्ग जो है यह सड़कों का वर्ग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ठीक है, इंडियन एयरलाइंस को क्या नाम दिया गया? इंडियन नाम दिया गया। तो यह 2005 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 2005 ईस्वी में। आगे देखिए, क्वेश्चंस कहता है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? स्टार लगाइए, पूछने वाला क्वेश्चन से, और ध्यान रखिएगा 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चंस कहता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो याद रखिएगा 8 विकसित क्या कहते हैं 8 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। आगे देखो, क्वेश्चंस कहता है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखो, क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस है राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो राज्य की कुल मिलाकर 75% जनसंख्या जो है यह कृषि कार्य में लगा हुआ है। आगे देखना, क्वेश्चंस है कि बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेल डिब्बे का कारखाना है? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, बिहार में जो है यह हरनौत में क्या है? तो सवारी गाड़ी के रेल डिब्बे का कारखाना है। आगे देखना, क्वेश्चंस है इनमें से कौन उपभोक्ता नहीं उद्योग है? तो इनमें से जो है चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग जो है यह एल्युमिनियम के उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन उद्योग जो है यह खनिज पर आधारित है? तो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। अगला देखिए, क्वेश्चंस कहता है इनमें से कौन औद्योगिक उपस्थिति का कारण नहीं है? तो याद रखिएगा, जनसंख्या जो है यह औद्योगिक उपस्थिति का कारण नहीं है। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन औद्योगिक नीति से नहीं है? तो याद रखिएगा, औद्योगिक नीति से राष्ट्रीयकरण नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो भारत में तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। चलिए अगला देखो, क्वेश्चन कहता है भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। नेक्स्ट देखो, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कोयला की सबसे सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट होती है। कौन होती है? एंथ्रासाइट होती है। आगे बढ़ना, क्वेश्चन कहता है मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहां स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना दिग्बोई में स्थापित हुआ था। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन प्राकृतिक गैस
किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है यह किस खनिज के साथ? तो पेट्रोलियम गैस के साथ पाया जाता है। अगला देखना, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल जो है यह सतलज नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। और इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे भाई जरूर याद रखोगे क्योंकि यह क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की तुंगभद्रा परियोजना जो है यह सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है ताप विद्युत उत्पादन केंद्र का उदाहरण कौन है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण जो है यह कौन है भाई मेरे? बरौनी है। कौन है? ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह, ठीक है, परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो यह है तारापुर। ठीक है, चलिए अगला देखो क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं? तो भारत के राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ की जाती है? तो रबी फसल जो है यह मार्च अप्रैल में बोया जाता है। कब बोया जाता है? मार्च अप्रैल में। चलिए अगला देखो, भारतीय कृषि की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? तो भारतीय कृषि की असफलता का सबसे प्रमुख कारण है अनियमित मानसून। क्या है? अनियमित मानसून के कारण भारत की कृषि जो है यह असफल है। चलिए आगे देखो क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती जो है यह काली मिट्टी में की जाती है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। आगे देखना, किस फसल को रोपण कृषि कहते हैं? तो यहां पर जो फसल दिए गए हैं इसमें चाय को हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन से ऑपरेशन फ्लड क्या है? ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है यह डेयरी विकास के लिए है। किसके लिए है? डेयरी विकास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? मेरे भाई रबी फसल जो है यहाँ पर चना है। कौन सा है? चना है रबी फसल। चलिए अगला देखना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल जो है मेरे भाई ये चावल है। कौन है? चावल है जो खरीफ फसल है। आगे देखना मेरे भाई क्या है, किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? ठीक है, तो असम में खनिज तेल का भंडार है। आगे देखना क्या कहता है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? तो भारत की 53.8% आबादी जो है यह कृषि कार्य में लगी हुई है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? तो टेक्सोल जो है यह कैंसर के इलाज में उपयोगी है। आगे देखना क्वेश्चन कहता है चरक का संबंध किस देश से था? ठीक है, चरक जो है यह भारत से संबंधित था। किससे? भारत से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज नहीं है? तो लौह युक्त खनिज मैग्नीज नहीं है। ठीक है, मैग्नीज को लौह युक्त खनिज नहीं कहा जाता। चलिए अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? तो मेरे भाई अभ्रक जो है यह अधात्विक खनिज है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? स्टार लगा लीजिए। और लोहा को दोस्तों उद्योगों की जननी कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ठीक है, तो लौह अयस्क का जो प्रकार है यह हेमाटाइट है। कौन है? हेमाटाइट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक जो है यह भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादित करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है यह 20% लौह अयस्क उत्पादित करता है। चलिए मेरे भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन कहता है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में कुल मिलाकर 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है यह मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट का प्रयोग करके बनाया जाता है। चलिए आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है यह चूना पत्थर है। कौन सा है? चूना पत्थर। आगे देखिए उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूड विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? तो मेरे भाई यह लेहमान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेहमान के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन है पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा उच्चावच प्रदर्शन में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो मेरे भाई उत्तर पश्चिम की दिशा से। किस दिशा से? उत्तर पश्चिम के दिशा से प्रकाश की कल्पना की जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग के किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? तो
नीले रंग से जो है यह जल को प्रदर्शित किया जाता है। चलिए एक बात और बताइए कि यहाँ पर जो है मैदान को किस रंग से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितनी किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा में निहित है। तो मेरे भाई कितने प्रतिशत, 19.2%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, चलिए अगला देखो क्वेश्चन कहता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है। तो मरुस्थलीय मृदा जो है यह राजस्थान में विस्तृत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत महानगर में निहित है। ठीक है, महासागर में निहित है। तो महासागर में कुल जल का 96.5% निहित है। चलिए अगला देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ठीक है, तो देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत का मंदिर कहा गया है। फिर देखिए क्वेश्चन कहता है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो 65%। याद रखोगे, 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है, बिहार में अति जल शोषण से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ने लगा है। तो बिहार में अति जल शोषण से जो है यह आर्सेनिक का संकेंद्रण क्या होने लगा है, तो बढ़ने लगा है। चलिए अगला देखो, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, 20.60% क्षेत्र पर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। तो मेरे भाई 20% भौगोलिक क्षेत्र पर। नेक्स्ट देखिए अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार मिलता है। तो सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में मिलता है। कहां पर, मध्य प्रदेश में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, भारतीय संविधान की धारा 21, ठीक है, भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से धारा 21 संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, इनमें से कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है। तो मेरे भाई घड़ियाल जो है यह केवल और केवल भारत में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मयूर है। कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। चलिए अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है। तो चीता जो है दोस्तों हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है, और यही हाल ही में अभी क्या किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में चीता लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मानव तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो मानव तथा काजीरंगा अभयारण्य जो है यह असम में अवस्थित है। कहां पर, असम में अवस्थित है। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस कहता है कि ब्याना पक्षी बिहार किस राज्य में है। तो ब्याना पक्षी बिहार जो है यह किस राज्य में है मेरे भाई, तो गुजरात में है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सजीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक सिंग वाला गेंडा जो है यह केवल भारत में पाया जाता है। चलिए आगे देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है। तो मेरे भाई खनिज तेल का भंडारण जो है यह सीमित है। चलिए अगला देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है। तो मेरे भाई राजस्थान की, किसकी, राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना है। नेक्स्ट देखो कहता है, भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था। तो क्या कहते हैं, भारत सरकार के द्वारा जो है यह 1986 ईस्वी में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया गया था। अगला देखो क्वेश्चन कहता है, भारत में जल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो भारत में जल का उपयोग जो है घरेलू उपयोग के लिए सबसे अधिक किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो मेरे भाई जल जो है यह चक्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, चक्रीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखो क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो मेरे भाई कोयला जो है यह परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। चलिए अगला देखो क्वेश्चन कहता है, भारत का यह परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का जो यह परमाणु का ऊर्जा केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है। तो तारापुर में। कहाँ पर है, तारापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है मेरे भाई। तो उपभोक्ता उद्योग जो है यहाँ पर सीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमेंट उपभोक्ता उद्योग है। चलिए अगला देखो, भारत के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत के ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह कोयला है। क्या है, भारत के ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुड़ मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है।
तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। क्या है? वनोन्मूलन। चलिए अगला देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो है यह महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है यह अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। अगला देखो, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो मेरे भाई ध्यान रखना, 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है यह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पॉलिटिकल साइंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन के नेता थे? ठीक है, तो महेंद्र सिंह टिकैत जो है यह किसान यूनियन के नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष बना? ठीक है, तो मेरे भाई 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है? तो गठित किया जाता है। आगे देखना क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां राजनीतिक दलों की नहीं है? ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना जो है यह क्या है? तो राजनीतिक चुनौती दलों का नहीं है। चलिए आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है यह सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। किस पर? सांसदों एवं विधायकों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो मेरे भाई लोक जनशक्ति पार्टी जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? तो मेरे भाई मोरारजी देसाई के शासनकाल में। किसके काल में? मोरारजी देसाई के काल में। आगे देखो, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मेरे भाई सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, तो यह किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से डॉक्टर मेघा पाटेकर का संबंध है। ठीक है, आगे देखना क्वेश्चन कहता है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत वर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितनी? तो याद रखिएगा 90 करोड़। कितना करोड़? 90 करोड़। आगे देखो क्वेश्चन कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। ठीक है, तो संघवाद जो है यह संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है या। फिर अगला क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में निर्मित होता है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट देखना अगला क्वेश्चन 2014 तक की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो मेरे भाई 2014 की लोकसभा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए संप्रति केंद्र में किसकी सरकार है? तो संप्रति केंद्र में दोस्तों एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन कहता है जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का जो चुनाव चिन्ह है वो तीर छाप है। कौन सा छाप है? तीर छाप है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन से चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो मेरे भाई उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या है? तो लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल मिलाकर 543 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो क्वेश्चन कहता है
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो मेरे भाई बहुमत समूह एवं अल्पमत समूह के एक साथ व्यवहार करना जो है यह किससे संबंधित है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो मेरे भाई बहुसंख्यकों का शासन जो है यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, इसके बाद है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, इसके बाद है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, इसके बाद है सभी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों की बराबरी का अधिकार देता है। तो मेरे भाई भारतीय संविधान जो है यह सभी को क्या करता है? तो कोई भी धर्म के मानने की आजादी देता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चंस कहता है, क्वेश्चंस है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था में जो है यह आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन जो है यह राजस्थान से शुरुआत होता है। चलिए अगला देखो, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में आजाद हुआ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो व्यक्तियों के समूह से है। किसके समूह से? व्यक्तियों के समूह से। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चंस कहता है कि क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सत्ता प्राप्त करना यह सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे देखिए क्वेश्चंस कहता है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों की जो नींव थी यह सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। कहां पर? ब्रिटेन में पड़ी थी। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो क्या कहते हैं, राजनीतिक दल को क्या माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो मेरे भाई अफसरों की बहाली संबंधित कार्य जो है यह राजनीतिक दल नहीं करता है। फिर देखना अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो मेरे भाई ब्रिटेन में जो है यह बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहता है? तो मेरे भाई बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कहता है कि किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो मेरे भाई सरकार द्वारा विरोधी दल को नजरबंद करना जो है यह किसके लिए? राजनीतिक अस्थायित्व के लिए क्या नहीं है? तो आवश्यक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो मेरे भाई 22 भाषाओं को। अगला देखो क्वेश्चन कहता है, संविधान के अनुसार भारत है, तो भारत जो है यह राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है। अगला देखो क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की मध्यस्थता कौन करता है? तो ग्राम पंचायत की मध्यस्थता जो है यह मुखिया करता है मेरे भाई। कौन करता है? मुखिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है यह 2006 में बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो बिहार में पंचायती राजों का स्वरूप जो है यह ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई? तो याद रखिएगा मेरे भाई, नगर निगम की सबसे पहली स्थापना चेन्नई में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखिएगा बिहार में जो है कुल मिलाकर 50% सीटें जो है यह महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन कहता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में दोस्तों किसको रखा जाता है? केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन की सरकार की जो पकड़ है यह प्रशासन पर क्या होती है मेरे भाई? ढीली होती है। क्या होती है? ढीली होती है। चलिए अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन से, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सबायन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित 3 बयान पर विचार कीजिए, यानी कि इनमें से तीनों बयान में से कौन सा सही है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन क्या कहता है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं
वहां सामाजिक विभाजन होता है। फिर कहता है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सके, या फिर कहता है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से दो ऑप्शन क और ख सही है, बाकी तीसरा ऑप्शन जो है गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, क और ख। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। तो संघ सरकार जो है यह अमेरिका में नहीं है। कहां पर नहीं है मेरे भाई, अमेरिका में नहीं है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो रंग भेद के विरोधी जो थे यह जेड गुड्डी नहीं थे। ठीक है, बाकी इनमें से जो दिए गए हैं सभी के सभी रंग विरोधी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है। तो मेरे भाई इसका जो विभाजन किया गया है यह संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में किया गया। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की जो विशेषता नहीं है वह एकहारी शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है वर्ष 1975 की भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में जो जाना जाता है इसका मुख्य कारण क्या है। तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए जाना जाता है। चलिए अगला देखो, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो 1970 के दशक से। किस दशक से, 1970 के दशक से। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा। तो मेरे भाई जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। आगे देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो मेरे भाई कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। चलिए अगला देखिए, दलित पैंथर के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो दलित पैंथर कार्यक्रम से जो है दोस्तों यह दलित सेना का गठन संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है तारा विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो मेरे भाई आंध्र प्रदेश में जो है यह तारा विरोधी आंदोलन शुरुआत किया गया। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि जब लैंगिक विभाजन की बात करते हो तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। ठीक है, तो स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर से, या फिर समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से, या फिर बालक बालिकाओं की संख्या के अनुपात से, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलने से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत में कुल मिलाकर 80.94% पुरुष जो है ये क्या कहते हैं शिक्षित है, साक्षर हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत में 64.6% महिलाएं जो है वो साक्षर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को मिलता है। तो मेरे भाई नस्लवाद में सामाजिक विभाजन का आधार देखने को मिलता है। फिर देखिए क्वेश्चन कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद का निषेध करता है। तो मेरे भाई अनुच्छेद 15 इससे संबंधित है। चलिए अगला देखो क्वेश्चन है भाषाई आधार पर बोलने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बोलने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि इंडिका, ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस देश का धार्मिक एवं जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो निम्नलिखित में से जो है युगोस्लाविया को जो है या किसके आधार पर, जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है मेरे भाई। तो धर्मनिरपेक्ष जो है यह पाकिस्तान नहीं है। कौन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। तो ये क्या कहते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस थे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। तो इकोनॉमिक्स से देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं। तो आर्थिक विकास के मेरे भाई 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र। अगला देखो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई। तो मेरे भाई जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 ईस्वी में की गई। फिर देखना क्वेश्चन है विश्व के विकसित देश कौन से हैं। तो विश्व के जो विकसित देश हैं यह अमेरिका भी है, जापान भी है और ब्रिटेन, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। फिर देखिए भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ। तो भारत में 1991 में जो है आर्थिक विकास का दौर शुरू हुआ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली।
तो भारत को जो है यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उद्योग में क्या मिला, तो अधिक सफलता मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्मल भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब की गई, तो निर्मल भारत योजना की शुरुआत 2002 में की गई। कब की गई, 2002 में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है यह सेलोक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। आगे मेरे भाई कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों की निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को जो निर्धारित करता है वह इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो उपभोक्ता द्वारा जो है शिकायत के लिए आवेदन शुल्क जो लगता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा किसके पास, तो जिला फोरम के पास। किसके पास करेगा, जिला फोरम के पास। चलिए अगला देखिए, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम जो है यह 2011 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह कब स्थापित किया गया, 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है, तो मेरे भाई एग मार्क जो है यह भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है। चलिए आप कमेंट करके बताइए हॉलमार्क किसके शुद्धता की गारंटी देता है। आप देखिए अगला क्वेश्चन से उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है, तो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण है सूचना का अभाव। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो उपभोक्ता जागरूकता अधिनियम जो है यह किस देश में शुरुआत किया गया था मेरे भाई, तो इंग्लैंड में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, तो उपभोक्ता जो है यह राष्ट्रीय फोरम में 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। आगे देखिए स्टार लगाइए क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चंस देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है यह 1811 और 4000 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो याद रखिएगा हॉलमार्क जो है यह स्वर्ण आभूषण की शुद्धता की जांच करता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा कहां पर, तो राज्य आयोग के पास। कहां पर, राज्य आयोग के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है, तो मेरे भाई याद रखिएगा व्यावसायिक बैंक जो है यह संस्थागत वित्त का साधन है। आगे देखिए मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या था, तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो है मेरे भाई यह क्या है, तो वस्तु मुद्रा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, तो विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखो आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, तो आय एवं उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन कहता है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, तो मेरे भाई विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा है। क्या है, मुद्रा। आगे देखना क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। चलिए आगे देखिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है मेरे भाई यह किसको शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आयकर को। ठीक है, किसको शामिल किया गया है, और आयकर को। आगे देखो क्वेश्चन कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत में 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है, तो मेरे भाई 15 से 20 महिलाएं। ठीक है, 15 से 20 महिलाएं भारत में। अगला देखिए क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो 25 है। कितने हैं, 25 है। अगला देखो क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो दीर्घकालीन ऋण जो है यह भूमि विकास बैंक जो है आपको प्रदान करती है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मेरे भाई बंबई को क्या कहा गया है, भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी में।
चलिए अगला देखो, देश में आई कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 196। आगे देखिए क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो मेरे भाई 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे देखिए, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो मेरे भाई 1986 ईस्वी में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई। चलते हैं आगे तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है मेरे भाई? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है या इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन कहता है नीति आयोग का मुख्य अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का मुख्य अध्यक्ष जो है यह प्रधानमंत्री होता है। आगे कहता है मेरे भाई, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय जो है यह सर्वाधिक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में बिहार जो है यह सबसे कम आय वाला राज्य है। आगे देखना, बिहार में सबसे कम आय वाला जिला कौन सा है? तो मेरे भाई शिवहर जो है यह सबसे कम आय वाला जिला है। आगे देखना, क्वेश्चन कहता है किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो मेरे भाई सेवा क्षेत्र का। किसका योगदान है? सेवा क्षेत्र का। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का पता कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में सर्वप्रथम आय का पता लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो मुद्रा का आधुनिक रूप जो है यह जमा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा के कार्य हैं, तो मुद्रा के जो कार्य हैं वह क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मुद्रा का कार्य मापन भी है, संयम भी है और भुगतान भी है। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो आजकल जो है मुद्रा का अधिक रूप में प्रचलन सोने के सिक्के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। आगे देखना, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया इनमें से सभी को। किसको? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। आगे देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो मेरे भाई वैश्वीकरण के कुल 3 अंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है यह व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो याद रखिएगा कोका कोला ने खरीद लिया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कहता है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो महाजन है। कौन है मेरे भाई? महाजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था इनमें से सभी प्रकार की है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है और आर्थिक कल्याण का आभार भी है। अगला देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है मेरे भाई? तो 2012 से 17 कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में होती है, 1951 से लेकर 56 तक, ठीक है। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन कहता है भारत में नीति आयोग की शुरुआत स्थापना कब होती है? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से होती है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अगला देखो, भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो मेरे भाई भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मेरे भाई भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो मेरे भाई विकसित देश कहलाता है। अगला देखो, 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो याद रखिएगा क्या कहते हैं 25,494 रुपये, ठीक है। फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का जो है दोस्तों यह पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा है? तो मेरे भाई याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यावहारिक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र है। आगे देखिए, कौन सी गैर सरकारी है? तो कौन सी सेवा यहाँ पर गैर सरकारी है मेरे भाई? याद रखिएगा मॉल सेवा। कौन सी सेवा? मॉल से सेवा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपदा प्रबंधन से होगा और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में छपते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में आयताकार भवन का निर्माण होना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है
क्वेश्चन कहता है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। तो ढलान पर जो मकान का निर्माण करना जो है यह अनुचित है भूस्खलन वाले क्षेत्रों में। आगे देखना मेरे भाई, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो याद रखिएगा, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर क्या करना चाहिए, भवन का निर्माण करना चाहिए। आगे देखिए, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि इनमें से सभी को होती है, ठीक है, फसल को भी होती है, पशुओं को भी होती है और भवनों को भी होती है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ जो है यह जल के अभाव में होता है। किसके अभाव में होता है, जल के अभाव में। आगे देखो, सुखाड़ से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो सुखाड़ से बचाव का मुख्य तरीका है वर्षा जल का संग्रहण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, क्वेश्चन से महासागर की तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो महासागर के तली पर होने वाला कंपन सुनामी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो जले हुए भाग पर क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए, ठंडा पानी। अगला देखिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस देश या किस हिस्से में भूकंप भयंकर सुनामी आया था। ठीक है, 2004 में। तो याद रखिएगा मेरे भाई, बंगाल की खाड़ी में क्या आया था, तो भयंकर सुनामी आया था। आगे देखो क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है। किस तरंग के, पी तरंग के नाम से। आगे देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं मेरे भाई अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। आगे बढ़ना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो याद रखिएगा, भगवान भरोसे बैठना जो है यह बिल्कुल गलत तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए। आगे देखो, क्वेश्चन कहता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो मेरे भाई, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। आगे देखना, क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है मेरे भाई। तो सुनामी जो है यह समुद्र में आता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने की मुख्य कारण क्या है। तो यह है क्या है, तो केबल टावर का टूट जाना। आगे देखो, क्वेश्चन कहता है सुदूर संवेदी उपग्रह या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं, रिमोट सोर्सिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका उपयोग वैज्ञानिक मौसम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, मौसम विज्ञान के लिए उपयोग करते हैं। आगे देखना, क्वेश्चन कहता है कि बिहार की सब बड़ी त्रासदी में से कौन एक है। तो बिहार की सब बड़ी त्रासदियों में से एक कौन है, तो बाढ़ है। क्या है, बिहार का सबसे प्रमुख सबसे मुख्य कारक जो है यह कौन है, तो बाढ़ है। आगे देखना, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो गरीबी जो है एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है यह मानव जनित आपदा थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। तो इनमें से जो सभी है, देखिए सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित है, आतंकवाद भी मानव जनित है, महामारी भी मानव जनित है। इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन रेडियो है। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ से अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से इनमें से सभी को हानि होती है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायता हो सकता है, सहायक हो सकता है। तो मेरे भाई, बांध जो है यह बाढ़ के लिए सहायक हो सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो मेरे भाई, आतंकवाद जो है यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं है। आगे देखना, क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो मेरे भाई, इनमें से सभी जो है यह मानव जनित आपदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण वर्षा का अधिक होना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मेरे भाई, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ क्या है। ठीक है, बाढ़ क्या है। तो बाढ़ जो है दोस्तों एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है। तो सूखा भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। फिर कहता है कि सुखाड़ की स्थिति किस प्रकार आती है। तो सुखाड़ की जो स्थिति है मेरे भाई यह धीरे धीरे आती है। क्या होती है, धीरे धीरे आती है। अगला देखो, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक क्या है। तो सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक जो है वर्षा की कमी है। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे का वह भाग जहां भूकंप का जन्म होता है
है वह क्या कहलाता है? तो वह भूकंप केंद्र कहलाता है। आगे देखिए, सुनामी का प्रमुख कारक क्या है? तो सुनामी का सबसे प्रमुख कारक समुद्र में भूकंप का आना है। आगे देखना मेरे भाई क्या है, किस देश को बाढ़ का देश कहा गया है? तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या है, तो अगला क्वेश्चन है क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? तो आपदा काल में इनमें से सभी जो है वैकल्पिक संचार की व्यवस्था है। चलिए आगे देखो, बिहार का कौन सा भाग बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का उत्तर बिहार जो है यह बाढ़ग्रस्त भाग है। तो कुल मिलाकर इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थे मेरे भाई आपके सोशल साइंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई है या फिर पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो जरूर ही देख लो और गौर से देखना, क्वेश्चन को और आंसर को देखना, मेरी बातों को सुनना। इसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस पर पकड़ हो जाएंगे। एग्जाम में जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तुम सीधा सीधा सही आंसर को टिक करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी होगी तो सपोर्ट कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। साथ में दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दो और सभी फ्रेंड्स के पास एक बार फटाफट से शेयर कर दो। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।